गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। तो देखिए, जो सिल्वीकल्चर में क्या समझते हैं आप, वन संवर्धन। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें जो हम देखने वाले हैं 3 टर्म्स में आज का जो वीडियो हमारा कंप्लीट होगा। पहला तो हम देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, पहला देखेंगे डेफिनेशन, दूसरा हम देखेंगे उसी में ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा जो है वो रिलेशन विथ ब्रांचेस, मतलब वानिकी के जो और चैप्टर्स पढ़ लिए हैं हम और जो और चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे भी, उनका सिल्वीकल्चर से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो देखना है अपने को। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सिल्वीकल्चर मीन्स क्या समझते हैं आप। फॉरेस्ट मतलब क्या समझते हैं आप। फॉरेस्ट मतलब हम बोल सकते हैं आउटसाइड ऑफ द विलेज बाउंड्रीज, जो हमारा खेत होता है उसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधों को उगा करके फॉरेस्ट बनाया जाता है, जिसमें कि जंगली जानवर रहते हैं, उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब उस फॉरेस्ट का निर्माण कैसे होता है, तो जिस साइंस का अध्ययन करके उस फॉरेस्ट का निर्माण किया जाता है उसको फॉरेस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है। अब इस फॉरेस्ट्री का ही एक शाखा होता है सिल्वीकल्चर, जिसको हम आज पढ़ेंगे। क्लियर है। तो देखिए जो सिल्वीकल्चर है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। देखिए स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिस भी वीडियो के लास्ट में अगर कल्चर दिख रहा है आपको तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, अगर वाई दिख रहा है तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कभी कभी ही, मतलब बहुत ही कम टाइम पर ऐसा होता है कि जिसके लास्ट में वाई हो या जिसके लास्ट में कल्चर हो वो लैटिन या ग्रीक भाषा का ना हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर आप देखेंगे जिस भी वर्ड के लास्ट में कल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जिस भी वर्ड के लास्ट में वाई है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कोई भी चीज़ आपको उठा के दे देगा, पूछा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो ये ट्रिक है छोटी छोटी, वो याद कर लीजिए। मैंने क्या बोला, कुछ वर्ड्स को छोड़कर, पता चला मेरे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कोई नाम उठा कर ले आए हैं और बता रहे हैं मैम इसमें तो वाई है लास्ट में लेकिन ये ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि जो कुछ शब्द है उनको छोड़कर। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि जिसके भी लास्ट में कल्चर है या वाई है तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, अगर कल्चर है तो, और अगर वाई है मीन्स वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। सिल्वीकल्चर के भी लास्ट में कल्चर है, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा के सिल्वा से ये लिया गया है। कौन सा शब्द से लिया गया है, सिल्वा। ठीक, सिल्वा मीन्स आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ होता है वुडलैंड। वुडलैंड मीन्स क्या बोल सकते हैं, लकड़ी की भूमि। लकड़ी की भूमि कहाँ होगी, जहाँ वृक्षारोपण होगा, जहाँ वृक्ष होंगे, और जहाँ वृक्ष होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, क्योंकि वनों में ही वृक्ष पाया जाता है। और वन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट कहा जाता है। मतलब टोटली समझ आ गया सिल्वीकल्चर किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री से, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो सिल्वीकल्चर लैटिन भाषा के सिल्वा नामक शब्द से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब हम देखते हैं सिल्वीकल्चर में अपने को पढ़ना क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम अनाज की खेती के बारे में पढ़े, मीन्स फसल की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको एग्रीकल्चर बोला जाता है। फ्रूट्स की खेती के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। वैसे ही जब हम लकड़ी की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको सिल्वीकल्चर कहा जाता है। ठीक, अब कोई ये नहीं सोचेगा कि लकड़ी की खेती कैसे की जाती, इतना सेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आप ये बोलोगे कहीं से लकड़ी लेकर आ गए, उसको जमीन पर लगा दिया सूखी लकड़ी को, तो अब वो तो वृक्ष नहीं बनेगा। ये सेंस आपको अपने दिमाग में लगाना है। लकड़ी की खेती मीन्स मैम ये बोल रही हैं कि वृक्षारोपण करना है, वृक्ष से अपने को लकड़ी मिलेगा। तो क्लियर है, लकड़ी की खेती करना या वृक्ष की पैदावार करना सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्लियर है। ठीक, तो देखिए एक बीज है ना, उसको हम पहले अंकुरित करेंगे, उसके बाद फिर वो पौधा बनेगा, उसके बाद फिर वो एक वृक्ष बनेगा। तो ये जो सर्कल चलते रहता है ना, उसमें बहुत सारे जो बोलना चाहिए इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स रहते हैं, जो कि फैक्टर्स होते हैं, किसी न किसी तरह से इनका जो सर्कल है उसको प्रभावित करता है। तो कौन कौन से कारक जो है इन वृक्षों के जीवन चक्र में कुप्रभाव डालता है और कौन कौन से कारक जो है इसके लिए आवश्यक है, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में जानना सिल्वीकल्चर कहलाता है। मीन्स उन चीज़ों को हम जानेंगे कैसे, जब सिल्वीकल्चर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया सिल्वीकल्चर की स्टडी करना क्यों है, सिल्वीकल्चर होता क्या है, ये क्लियर है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे इसकी परिभाषा।
सबसे पहला चीज सिल्वीकल्चर के लिए 3 परिभाषाएं बताए गए हैं। जो सबसे पहला परिभाषा है वो ये होता है कि सिल्वीकल्चर जो है एक कला है, एक साइंस है, जिसके बारे में लकड़ी की खेती किस प्रकार से करनी है उसको बताया जाता है। लकड़ी की खेती मीन्स फिर से वही, कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि मैम लकड़ी की खेती कैसे की जाती है, दिमाग लगाओगे, वृक्ष लगाना बोल रही मैडम लकड़ी की खेती मीन्स, इतना आपको समझना है, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर मीन्स मैंने क्या बताया, ऐसा कला, ऐसा विज्ञान जो हमें सिखाता है कि कैसे हमको वृक्ष की पैदावार करनी है, वृक्ष लगाना है, किस टाइप से लगाना है, क्या क्या कारक उनको प्रभावित करेगा, कैसे एक नन्हे से बीज से एक विशाल वृक्ष बनता है, उसके उस जीवन चक्र के टाइम पर कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती, इन सारी चीजों का अध्ययन करना सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक। दूसरा जो इसका डेफिनेशन है, जो दूसरा परिभाषा है वो दिया गया है सेट एंड चैंपियन द्वारा। कब दिया गया है? 1968 में। उन्होंने कहा कि जो सिल्वीकल्चर का थ्योरी है और जो उसका प्रैक्टिकल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्लियर है? मतलब वृक्षारोपण का जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे वृक्षारोपण करना है, कैसे वृक्ष का रख रखाव करना है, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल करना, अप्लाई करना, ये सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक है। ये किसने बताया? सेट एंड चैंपियन ने बताया। कब बताया? 1968 में बताया, ठीक। जो इसका तीसरा परिभाषा है वो हम देख लेते हैं। इसका तीसरा परिभाषा होता है सिल्विक्स प्लस इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। क्या बताई मैं? जो तीसरा परिभाषा है सिल्विक्स प्लस इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हैं? सिल्विक्स का अर्थ होता है कैसे वृक्ष की पैदावार करनी है, कैसे वृक्ष का उत्पादन करना है, ये प्लानिंग जब तक आपके माइंड में रहती है तब तक वो सिल्विक्स कहलाती है। क्लियर है? जब उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जब उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट जब तक आपके माइंड में है वो सिल्विक्स कहलाएगा, जब उसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सिल्वीकल्चर कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, जो सिल्वीकल्चर की 3 परिभाषाएं हमने देख ली। जो सेकंड वाला परिभाषा था क्या? थ्योरिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन सिल्वीकल्चर कहलाता है। किसने दिया था? फिर से एक बार, सेट एंड चैंपियन ने दिया था। कब दिया था? 1968 में दिया था। देखिए, ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागिए कि मैम ऑब्जेक्टिव कराइए, ऑब्जेक्टिव कराइए। थ्योरी भी आपको समझ आनी जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में घुमाकर एक ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप से दे दिया, फिर आप कैसे करेंगे? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है ही नहीं, आप तो खाली ऑब्जेक्ट के पीछे में भाग रहे हैं, है ना। तो इस कारण से कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा कि सही मायने में सिल्वीकल्चर होता क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बनेगा वो आपसे बन जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन विथ ब्रांचेस। इससे पहले अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है, अपने को सिल्वीकल्चर क्यों पढ़ना है, इसका उद्देश्य क्या होता है, हमको इसकी स्टडी करनी ही क्यों है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उससे पहले इस डेफिनेशन के अंदर में ही हम ये देखेंगे कि जब वृक्षों का पैदावार किया जाता है, जब वृक्ष रोपित किया जाता है, तो इनके कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने भी बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इस पर अफेक्ट करते हैं, कुप्रभाव डालते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया अपना, ठीक है, सनलाइट हो गई, मृदा हो गई, आर्द्रता हो गई, ये सारी चीज़ें कैसे एक वृक्ष को प्रभावित करते हैं, इसके आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया। ठीक, तो उसी में सबसे पहला होता है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, वातावरण की परिस्थितियां हम ले सकते हैं। तो जो वातावरण जो है एक वृक्ष को प्रभावित करता है, उसके जीवन चक्र में उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो जो फैक्टर्स उसको जो कारक हैं वो किस प्रकार से एक वृक्ष को प्रभावित करते हैं उसको भी 4F के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन इनसे भी बन जाएगा, कैसे कौन कौन से तत्व सिल्वीकल्चर को प्रभावित करते हैं, या फिर कितने कारक होते हैं जो कि एक वृक्ष को रोपित करने में उनके जो जीवन
लाइफ सर्कल है उसको किस टाइप से अफेक्ट करता है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी में जो पहला पार्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स मैंने बताया, ठीक है। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं सोलर रेडिएशन ले सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं, ठीक है, और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स आप क्या समझते हैं, आर्द्रता हो गया, सॉइल हो गया, और जो हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें किस टाइप से वृक्ष को प्रभावित करती हैं उसके जीवन साइकिल में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है। सेकंड हम देखेंगे एडेफिक फैक्टर्स। ये क्या होता है, इसको अपन बोल सकते हैं क्या बोलना चाहिए, जो मृदा का संरचना है, ठीक है, जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से किस वृक्ष के लिए जरूरी है। ये देखिए हर प्रकार की मृदा में हर प्रकार का वृक्ष नहीं पैदा हो सकता, पता है आपको इतना। अगर आपने कहीं से जैसे कहीं विदेश गए, मान लीजिए आप वहाँ से कोई वृक्ष उठा के ले आए, या विदेश को छोड़िए, मान लीजिए कोई ऐसी जगह आप गए जहाँ पर की जो मृदा है वो काली मृदा है, वहाँ पर जिस टाइप का वृक्ष रोपित हो रहा है वो देखने में बड़ा सुंदर लगा आपको, है ना, उसको आप उठा कर ले आते हैं और आप जहाँ पर लगा रहे हो वहाँ की मृदा लाल पीली मृदा है, तो जैसे वहाँ पर अंकुरित हुआ था वो वृक्ष जो है, जैसे वहाँ फला फूला था, क्या यहाँ भी फलेगा फूलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हर प्रकार के वृक्ष के लिए, हर प्रकार के पौधे के लिए एक अलग टाइप की जलवायु चाहिए होती है, टेम्परेचर उनका अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही जो मृदा का स्ट्रक्चर है वो सभी ट्रीज के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एडेफिक फैक्टर्स, जो कि एक वृक्ष के लिए आवश्यक है इसके बारे में जानकारी रखना। और इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप सिल्वीकल्चर का स्टडी करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है टोपोग्राफी फैक्टर्स। अब ये क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है स्थलाकृति, ठीक, जहाँ पर भी आप कृषि कर रहे हो, वृक्षारोपण कर रहे हो, उसको जंगल बना रहे हो या फिर जो भी है, तो वहाँ पर क्या प्रभावित करता है, वहाँ की जो स्थलाकृति है, जो वहाँ का टोपोग्राफी फैक्ट्स है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। मीन्स क्या, आपको पहले वहाँ ये देखना है कि वहाँ पर का जो भूमि है, जो स्थल है, वो किस टाइप का है, क्या वो फ्लैट है, स्लोपी है, पर्वती है, पठारी है, किस टाइप का है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है, बायोटिक फैक्टर्स। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, जैविक फैक्ट, कैसे कोई जीव जंतु या फिर कोई जो मानव है वो कैसे एक वृक्ष को प्रभावित करता है जब वो बचपन से एक बड़ा होता है। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ठीक वैसे ही एक पौधा जो होता है जब वो बीज के रूप में होता है कैसे वो विशाल ट्री बनता है। तो जो ये साइकिल है उसमें कैसे बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू इफेक्ट पड़ता है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर में। तो हमने क्या क्या देखा, देखिए डेफिनेशन हमने देखा, डेफिनेशन में आपको क्लियर है सिल्वीकल्चर क्या होता है। उसके बाद फिर उस सिल्वीकल्चर का स्टडी करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक ट्रीज के ग्रोथ में उस पर अफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अंदर में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमने देखे, दूसरा में हमने देखा एडेफिक फैक्टर्स देखा, तीसरे में हमने देखा टोपोग्राफी फैक्टर्स। टोपोग्राफी फैक्टर्स में हमने क्या देखा, स्थलाकृति, किस प्रकार की कृषि के लिए किस प्रकार की भूमि चाहिए आवश्यक होता है, मीन्स वहाँ पर की जो जमीन है वो किस टाइप की है, फ्लैट है, स्लोपी है, पर्वती है या पठारी, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। ठीक, चौथा में हमारा आता है बायोटिक फैक्टर्स, मीन्स जैविक, जो कि किसी फैक्टर्स के थ्रू होते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको प्रभावित करता है। क्लियर है। अब हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या समझते हैं आप, उद्देश्य, मतलब हम सिल्वीकल्चर क्यों पढ़ें, या बोलना चाहिए सिल्वीकल्चर का उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ने का हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ ये देखिए, इसमें भी 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो अपने आप को इफेक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर मीन्स मैंने आपको बताया वृक्ष लगाएंगे आप जहाँ पर से अपने को लकड़ी मिलेगी। तो देखिए सिल्वीकल्चर किसको बोला जाता है, लकड़ी की खेती करना। मीन्स क्या है, एक नन्हा सा बीज जब ग्रोथ करके एक विशाल वृक्ष बनता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है उसकी देख रेख पर, मतलब एक वृक्ष पर हम कैसे उसका देख रेख करेंगे। क्लियर है, क्योंकि देखिए एक बच्चा भी है, अगर वो छोटा सा है, ठीक, उसका हमको बहुत देख रेख
करना पड़ता है, तब जाकर वो बड़ा होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही एक वृक्ष होता है जो एक बीज के रूप में होता है, कुछ साल बाद अंकुरित होता है, पौधा बनता है, उसके बाद वो जो है एक विशाल वृक्ष बनता है। तो ये जो इनका लाइफ सर्कल है उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इन पर अफेक्ट्स करते हैं, ठीक है। तो इनसे बचाना, तो जिसको जो कुप्रभाव है इनसे जो वृक्ष बच गया वो अपने को अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में वृक्ष देगा। और अपने को चाहिए क्या, यही चाहिए ना, बेस्ट प्रोडक्शन ही चाहिए अपने को, अधिक संख्या में क्वालिटी ही चाहिए, अधिक संख्या में क्वांटिटी ही चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए अपने को सिल्वीकल्चर का अध्ययन करना जरूरी है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखते हैं। पहला बोल रहा है कंट्रोल क्रॉप कंजर्वेशन। इसका मतलब है आप क्या समझते हैं, डिपेंड करता है डिमांड पर। जहाँ पर आप खेती कर रहे हो, जिस क्षेत्र में भी आप खेती कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर का तापमान कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसा है, मृदा कैसी है, कौन सा वृक्ष आप कहाँ पे लगा रहे हो। मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, वहाँ पर आप ऐसा वृक्ष लगा दिए जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता है, तो क्या होगा, फसल तो खराब हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है डिमांड पर, मीन्स जिस जगह पर आप कृषि कर रहे हो वहाँ के लोगों को किस टाइप का वृक्ष चाहिए, किस पर्पस से इस टाइप का वृक्ष चाहिए भी कि नहीं चाहिए। जैसे कि किसी को सागौन का वृक्ष चाहिए और आपने वहाँ पर साल का वृक्ष लगा दिया, फसल बर्बाद होगी क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, कॉमर्शियल आप पूरी तरह से डिफेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से बोला गया जो पहला पार्ट है कंट्रोल क्रॉप कंजर्वेशन, ठीक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वहाँ के लोगों का डिमांड तो डिपेंड करेगा ही, उसके साथ साथ वहाँ की जो जलवायु है, तापमान है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है। सेकंड देखिए एवरग्रीन ट्रीज, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, देखिए मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये एक जंगल है, ठीक है, यहाँ पर आपने ट्री लगाया, यहाँ पर भी आपने ट्री लगाया, ठीक। जब ग्रीष्म ऋतु आती है या फिर ऐसा समय आता है जिसमें कि पतझड़ वाले वन आते हैं, ठीक है, जिसमें से जो वृक्ष हैं उसके पत्ते गिर जाते हैं, गिरने के बाद क्या होगा, वहाँ पर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। मीन्स कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कि पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष सूखने लगते हैं, ठीक है। और मान लीजिए वहाँ पर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर मान लीजिए इतना ज़्यादा हाई हो गया कि वहाँ पर आग फैल गई, ठीक। अगर एक सिरे में मान लीजिए आग लग गई तो पूरा फैलते फैलते पूरा फॉरेस्ट में लग जाएगा, पूरी जितनी फसल है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अब इसको बचाया कैसे जाए, इसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, एवरग्रीन ट्रीज होती हैं जो, उनको इनके बीच में लगाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से आग निकल रहा है, इतना आपका खत्म, जलकर खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बीच में अपन क्या करेंगे, जो एवरग्रीन वाली ट्रीज हैं, ठीक है, वो हम लगा देंगे। इससे क्या होता है, इससे पत्ते गिरते नहीं हैं। एवरग्रीन्स में समझ आ रहा है ना, हमेशा हरा भरा रहने वाला पेड़, ठीक। तो जो आग है वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्यों, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में, मतलब जो जंगल है उसके सेंटर में आपने एवरग्रीन वृक्ष लगा रखा है जो कि आग को इधर फैलने से रोक देगा। होगा क्या, इससे एक साइड का फसल आपका खराब होगा लेकिन एक साइड का जो फसल है वो बच जाएगा। क्लियर है। इस कारण से एवरग्रीन वृक्ष लगाना पड़ता है जंगल को बचाने के लिए। अब अपने को ये आइडिया कहाँ से आया कि अपने को जंगल को बचाना है, जंगल को बचाने के लिए अपने को एवरग्रीन ट्रीज लगाना है। ये सारी चीजें पता कैसे चली, जब हमने सिल्वीकल्चर का स्टडी किया। अब समझ आया आपको सिल्वीकल्चर पढ़ना क्यों जरूरी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है, रेड्यूस्ड रोटेशन पीरियड मीन्स क्या होता है। देखिए अगर आपने कोई वृक्ष लगाया, ठीक है, जो कि मान लीजिए बढ़कर स्मॉल है, एक पौधा है तब तक ठीक, उसको बढ़ने में मान लीजिए 10 साल का एवरेज लग गया कुल, ठीक है, आपको उतना टाइम तक वेट करना पड़ेगा। 10 साल बाद आपने फिर वो वृक्ष लगाया, फिर आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या उस टाइम पर, आप ऐसा कर सकते हैं, नर्सरी जाइए, वहाँ से कोई पौधा ले आइए जहाँ से एक बीज के रूप में ऑलरेडी एक पौधा जो है अंकुरित हो चुका है। तो बीज से एक पौधा बनने में 2 साल का टाइम लगता है। अगर उस पौधे को लाकर आप जो है अपने फॉरेस्ट में लगा देते हैं तो क्या होगा, उससे आपका 2 साल बच गया। जो टाइम आपको 10 साल वेट करने में लग रहा था वो सिर्फ आपको 8 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो रोटेशन है उसमें वृद्धि हुई। इसकी जानकारी कहाँ
कहाँ से हुई? जब आपने सिल्वीकल्चर पढ़ा। तो अब क्लियर है कि सिल्वीकल्चर की स्टडी करना क्यों जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट जो है रिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, जो फॉरेस्ट ऑलरेडी आपने बना चुका है, ठीक है, उसको बड़ा करना, अगर वो छोटा है, या फिर उसको विकसित करना, या बोल सकते हैं फिर से एक नया पौधा बनाना, एक नया फॉरेस्ट बनाना, पौधा उगा करके, वो कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। तो इसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, कैसे एक पौधा ग्रोथ करेगा, कैसे एक बीज से अंकुरित होकर छोटा पौधा बनेगा, फिर किस टाइप से वो एक विशाल वृक्ष बनेगा, ये सारी चीजों का आपको जानकारी होगा तब आप फॉरेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इन सब की जानकारी होगी तब आप कोई फॉरेस्ट विकसित कर सकते हैं, उसको विकास की गति पर ले जा सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, सिल्वीकल्चर का स्टडी करना, जिसके बाद आपको उसके जो नियम रूल्स हैं वो पता चलेंगे, तब कहीं जाकर आप एक अच्छा फॉरेस्ट बना पाओगे। ठीक, नेक्स्ट है जो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक्स मीन्स क्या होता है, विदेशी पौधे होते हैं, जैसे कि अपन ले सकते हैं यूकैलिप्टस। ठीक, ये विदेशी पौधे हैं जो कि विदेशों में इसकी पैदावार होती है। ठीक, अब मान लीजिए आप विदेश गए, वहाँ आपने इन पौधों को देखा, आपको बहुत अच्छा लगा वो वृक्ष है जो, ठीक है, पौधा है जो, तो आप बोले कि यहाँ अच्छा है, तो उससे अच्छा मैं अपने घर में जाऊँ, उसको ले जाऊँ, या फिर जहाँ पर मैंने फॉरेस्ट बना रखा है वहाँ पर मैं उन पौधों को रोपित कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो विदेशी पौधे हैं या दूसर जगह के पौधे हैं, उनको उस टाइप का भौगोलिक वातावरण का आदत हो जाता है। मान लीजिए आपने लाया, वो ठीक है, यहाँ पर पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, ग्रोथ भी कर लिया, लेकिन उसमें अपने को उस क्वांटिटी में या उस क्वालिटी की लकड़ी नहीं मिलेगी जिस इंटेंशन से आप लाए हैं कि हमको उस टाइप का टिम्बर एक मिलेगा। क्लियर है? क्वांटिटी और क्वालिटी यहाँ पर डिपेंड करता है किस पर, भौगोलिक परिस्थिति पर। किसी वृक्ष को जिस टाइप की भौगोलिक परिस्थिति चाहिए, वही भौगोलिक परिस्थिति आपको उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जो एक वृक्ष है वो बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। क्लियर है? कौन सी चीज़ें हमने देखी? हमने 5 फैक्ट्स देखे, किसके अंतर्गत? ऑब्जेक्टिव के अंतर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है रिलेशन विथ ब्रांचेस। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? रिलेशन विथ ब्रांचेस मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट्री के और पार्ट्स हमने पढ़ा उसका सिल्वीकल्चर से क्या कनेक्शन है, कैसे वो रिलेटिव है, कैसे उसका रिलेशन उसके साथ है, ये अपने को देखना है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है उसको हम देखते हैं, क्या है, रिलेशन विथ ब्रांचेस। इसके अंतर में अपने को क्या देखना है, मैंने अभी बताया आपको रिलेशन विथ ब्रांचेस मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट्री का किस प्रकार से कनेक्शन है सिल्वीकल्चर पे। सिल्वीकल्चर मीन्स मैंने आपको क्या बताया, लकड़ी की खेती करना, मतलब वृक्ष की पैदावार करना, जिससे कि अधिक क्वालिटी में, अधिक क्वांटिटी में अपने को लकड़ी मिल सके, अच्छा किस्म का अपने को टिम्बर मिल सके। क्लियर है? इसी में अपन देखेंगे, इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला होता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री मीन्स क्या, देखिए जब एक आप पौधा का रोपण कर रहे हैं, वो एक विशाल वृक्ष बन रहा है, तो इसका जो जीवन सर्कल है, जो लाइफ सर्कल चलते रहती है, जिसमें कि बहुत सारे तापमान, बहुत सारे कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, देखिए वो सनलाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वर्षा हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, मिट्टी भी हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीजें किस टाइप से एक वृक्ष को प्रभावित करती हैं, किस टाइप से इस वृक्ष के पैदावार में जो है अच्छी दशा होती है, मतलब अच्छे टाइप से प्रभावित करते हैं, और कैसे बुरे टाइप से प्रभावित करते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी लेना एक प्रकार का प्रोटेक्ट ही है। दूसरा, किसी मानव के द्वारा या किसी जंतु के द्वारा कैसे एक वृक्ष के पैदावार में नुकसान होता है, उनसे किस टाइप से अपने को बचा के रखना है ताकि एक अच्छी खेती अपने को मिल सके, वृक्ष की एक अच्छे किस्म की अपने को लकड़ी मिल सके। इस सब के बारे में जानकारी लेना सिल्वीकल्चर कहलाता है। कहाँ से होगी इन सब की जानकारी? जब आप एक सिल्वीकल्चर की स्टडी करेंगे तब। तो बताइए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री, इस टाइप के वृक्ष की पैदावार करने के लिए सिल्वीकल्चर की जानकारी होनी जरूरी है कि नहीं? क्योंकि सिल्वीकल्चर का अर्थ ही होता है लकड़ी का खेती करना। अच्छे किस्म की लकड़ी चाहिए, अधिक संख्या में आपको लकड़ी चाहिए, तो सिल्वीकल्चर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स आप क्या समझते हैं, उसका लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र मिति, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि देखिए कितना वॉल्यूम है, कितनी डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको सिल्वीकल्चर स्टडी करने से ही मिलेगा कि किसी फॉरेस्ट के निर्माण में कितना जगह चाहिए, कितना लंबाई चाहिए, कितना चौड़ाई चाहिए, कितनी क्षेत्र मिति चाहिए, किस टाइप की क्षेत्र मिति चाहिए, समतल चाहिए, फ्लैट चाहिए, स्लोपी चाहिए, पर्वतीय, पठारी, कहाँ आपको कृषि करना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होगा आपको, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको सिल्वीकल्चर का नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यूटिलाइजेशन, इसका मतलब क्या समझते हैं, उपयोग। देखिए जब कोई पौधा बड़ा होता है ना,
विशाल वृक्ष बन जाता है, बहुत अच्छे से उसमें लकड़ियाँ भी आ जाती हैं। ठीक, तो जब तक उस पेड़ से आप एक लकड़ी को काट कर अलग नहीं किए हो तब तक का जो पीरियड है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें से लकड़ी को काटा, अलग किया, वो यूटिलाइजेशन में आ जाता है। क्लियर है? मतलब उसको उपयोग करने में ये आ जाता है। तो वही है यूटिलाइजेशन। इसके बारे में भी आपको जानकारी कैसे मिलेगी? जब आप सिल्वीकल्चर की स्टडी करोगे, क्योंकि कब अपने को लकड़ी को काटना है, कब वो यूज़ करने लायक हो गया, कब सही मायने में हम उसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉमर्शियल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तब भी जब उसको कब काटना है, कब वो इस एज में पहुंच गया कि हम उसको काट कर बेच सकते हैं, इस सब की जानकारी आपको लेनी है तो उसके लिए आपको सिल्वीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, समझ आ गया कैसे ये रिलेटेड है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आर्थिक स्थिति के लिए आप खेती कर रहे हो, मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में फॉरेस्ट लगा रहे हो जिसमें से लकड़ी मिल रहा है जिसको आपने बेचना है, ठीक है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति जो है सुधर सके। तो कौन सा किस रेट में जाएगा, किस टाइप का लकड़ी किस रेट में जाएगा, कैसे एक लकड़ी को और ज़्यादा हम ग्रोथ करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इस पे डिपेंड करती हैं। तो आपको इसके लिए भी सिल्वीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट, कैसे एक फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना है, कैसे पौधों को लगाना है, कैसे उसको अंकुरित करना है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है ना, जिसमें आपने पौधा रोपा, 10-10 मीटर की दूरी पर आपने किया, तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए, उसको एक स्पेस मिल गया जितना उसको चाहिए, तो वो अच्छे से बड़ा होगा, ग्रोथ होगा। अच्छे से जब उसको जगह मिलेगी तो अपने आप में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, अच्छे से विकसित होगा। जब अच्छे से विकसित होगा तभी तो आपको अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलेगी, अधिक क्वांटिटी में आपको लकड़ी मिलेगी, है ना। और उसके विपरीत मान लीजिए आपने कम दूरी पर, जितना उसको ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उससे कम दूरी पर आपने बहुत सारे पौधे लगा दिए हैं। जब तक छोटे हैं, नन्हे हैं पौधे तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही वो ग्रोथ करेंगे, जैसे ही वो बढ़ेंगे, जैसे उनके जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, जैसे विकसित होंगी, जो जड़ है उसको अपने लिए एक जगह चाहिए, उसको बड़ा होने के लिए, फैलने के लिए अपने आप में एक जगह चाहिए, लेकिन वो स्पेस उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पास में पौधों का रोपण कर दिया है, तो उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में न तो लकड़ी मिलेगी और नहीं अधिक संख्या में आपको लकड़ी मिलेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो कि हमारा तीसरा टर्म था, रिलेशन विथ ब्रांचेस, किस प्रकार से जो फॉरेस्ट्री है वो सिल्वीकल्चर से रिलेटेड है। यही मैं आपको अभी तक समझा रही थी। क्लियर है? तो हमने 3 चीज़ें आज देखी। कौन कौन सी चीज़ें देखी? सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशन देखा, 3 प्रकार का डेफिनेशन देखा। जो सेकेंड डेफिनेशन था इसमें का थियोरिकल प्लस प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन सिल्वीकल्चर कहलाता है। ये किसने दिया था? ये हमको दिया था चैंपियन एंड सेट ने। कब दिया था? 1968 में दिया था। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सेकेंड में हमने देखा ऑब्जेक्टिव मीन्स सिल्वीकल्चर की स्टडी क्यों जरूरी है, उद्देश्य क्या है उसको पढ़ने का, ये हमने देखा। जो तीसरा पार्ट था रिलेशन विद ब्रांचेस, जो हमने अभी देखा। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो अच्छे से देखिए, रिपीट कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की इन वीडियो की ज़रूरत है। एसीएफ का एग्जाम आने वाला है, उनको समझ आएगा तब वो पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, सिल्वीकल्चर का जो सिस्टम है उस पर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।